Dear student friend Falcon, today we shall learn 2006 paper, Criticism 2006 paper. And in today's session, you people will learn how to critically evaluate a piece of poem. We shall learn about it. And I have seen there time and again they are asking about Aristotle concept of tragedy. They've been asking about what is difference between tragedy and comedy. They are asking about tragedy and epic. ट्रेजेडी और एपिक में बहुत ज़्यादा वो पूछते हैं क्वेश्चन। ये आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करना है कि एक ट्रेजेडी और एक एपिक में क्या फ़र्क है। बहुत सारी करेक्टरिस्टिक जो हैं इनमें कॉमन है, लेकिन एक चीज़ है कि ट्रेजेडी जो है वो भी एक सीरियस टॉपिक पे लिखी जाती है, जबकि एपिक की भी सीरियस टॉपिक, उसका भी सीरियस टॉपिक होता है। लेकिन ये जो है बड़ी कंसाइज होती है एज कम्पेयर टू एपिक। ट्रेजेडी जो है सीरियस होती है और उसको आपने एक दिन के अंदर वो सिंगल सनसेट के अंदर उसको फिनिश करना है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे हमने देखा कि जो एपिक है वो 14 बुक पे मुश्तमिल हो सकती है। ये होती है ड्रामेटिक फॉर्म में, जबकि वो क्या होती है नैरेटिव फॉर्म में। यानी एक एपिक और एक ट्रेजेडी के अंदर फर्क ये है कि वन इज इन ड्रामेटिक फॉर्म दैट इज टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, but on the other hand epic is just like a narrative form. You have to narrate, okay. But whenever you go for the tragedy is a drama, you know that it will be displayed in front of the audience. It needs audience to be displayed in front of them. But on the other hand, it's in a narrative form and you have to narrate. It can be complex issue, even something related to a fictitious word, the thing like that even you can't imagine. But here you have to show things. So one is a long narrative poem and one is a short enough. So it is a precise, direct and to the point, but on the other hand, it can be containing a lot of tales as well. इसके अंदर टेल्स हो सकती हैं और इसके अंदर मल्टीपल जो हैं वो इंसिडेंट्स जो हैं वो दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगल वक्त में एक ही दिखाया जाएगा। इसमें हो सकता है कि 3-4 जो इवेंट है वो इकट्ठे दिखाए जा रहे हैं। एक आप एक चीज नरेट करते हैं, फिर दूसरी करने लग गई, तीसरी करने लग गई, आप नरेट ही करना है ना। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव अ ड्रामा टू बी डिस्प्लेड। इसमें हमने डिस्प्ले करना है और उसमें सिंगल वक्त में एक चीज दिखा सकेंगे हम। तो इसमें दोनों में फर्क है, ये आपने जरूर इसको देखना है। So dear student friend followers, you are listening to the voice of Sarana, and our contact number is 0305631946. So let's see, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम क्रिटिकली अप्रिशिएट करते हैं पोएम को, उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखते हैं। 4 क्वेश्चन आपने लिखने हैं और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी वर्क टुगेदर टू डिफाइन। द फर्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस एंड देन टू द डेनोमेंट। ये डेनोमा इसको कहते हैं, डेनोमा। तो डेनोमा का मतलब होता है कि समथिंग आउटकम फ्रॉम द स्टोरी, यानी स्टोरी का जो आउटकम होता है उसे क्या कहते हैं, डेनोमा। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी वर्क टुगेदर टू डिफाइन फर्स्ट इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड देन इट्स डेनोमा। हमने क्या करना है कि पहले उस स्टोरी का क्या बतानी है, कॉम्प्लिकेशन बतानी है, और फिर उसके रिजल्ट की तरफ लेके जाना है, उसके आउटकम की तरफ लेके जाना है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी से उसके आउटकम की तरफ लेके जाना। और हमने पढ़ा था एक है सिंपल प्लॉट, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी आपने पढ़ा होगा, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, मेलोडीज, ये सारे जो हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी। ये सारे एक दूसरे को मिल के कंप्लीट करते हैं ट्रेजेडी। तो कहता है कि सबसे पहले उसकी कॉम्प्लिकेशन स्टोरी की बताएं और उसके बाद उसको डेनोमा की तरफ लेके जाएं। डेनोमा मीन उसके कंक्लूजन की तरफ, उसके रिजल्ट की तरफ। कॉम्प्लिकेशन की उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, कॉम्प्लेक्सिटी किससे बनेगी, अगर आपका प्लॉट जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, अरिस्टोटल ने बताया था, और एक क्या सिंपल प्लॉट होता है।
जिस प्लाट के अंदर क्या हो, पेरिपिटी और एनेग्नोसिस हो, पेरिपिटी और एनेग्नोसिस हो, ये दोनों चीजें मौजूद हों, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लाट। यानी उसके अंदर रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो, हीरो की सिचुएशन जो है वो बदल जाए, वो उसकी लाख ही बदल जाए, वो कुछ और ही बन जाए, वो यानी किंग से वो क्या बन जाए, फकीर बन जाए, बैगर बन जाए, और आप देखें कि वो बैगर बन गया। ठीक है, वो किंग से बैगर बन गया, ये होती है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। अब जब ये सिचुएशन में आया तो उसे न्यू नॉलेज भी मिल जाता है, वो साथ सियाना हो जाए, तो ये न्यू नॉलेज भी उसके पास आए, जिस प्लाट में ये दोनों चीजें आए और फिर वो एंड की तरफ जाए, वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स प्लाट होता है। आपने इसमें दोनों प्लाट्स को डिस्कस करना है और बताना है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने दोनों प्लॉट्स को डिस्कस करना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पे जोर देना है, और वो कहता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है वो उसको, जिसमें ये एनेग्नोसिस और पिटी पेरीपिटी हो, उसको उसने आइडियलाइज प्लॉट कहा था, अच्छा प्लॉट वो, यानी वो दोनों सिचुएशन दिखाता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और साथ न्यू नॉलेज भी वो गेन करता है, और ये जो है प्लॉट अच्छा होता है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एरिस्टोटल पोएटिक्स, आपने रेफरेंस देना है अरिस्टोटल के पोएटिक का, और इसके साथ साथ उसने जो आइडियल ट्रेजिक, आइडियल जो ट्रेजिडी है उसकी, वो इडिपस रेक्स है, उसको उसने लाइक किया था कि ये जो सोफोक्ली की ट्रेजिडी है, इससे आप बता सकते हैं कि कहाँ पे उसको एनेग्नोसिस होता है, कहाँ पे उसको रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है, और पेरिपिटी कहाँ होता है, एनेग्नोसिस कहाँ होता है, यानी कहाँ पे डिस्कवरी होती है, रिवर्सल होती है, सिचुएशन बदल जाती है, और कहाँ पे इसको डिस्कवरी होती है, न्यू नॉलेज मिलता है। जैसे ही उसे न्यू नॉलेज मिलता है तो हमने क्या देखा कि उसकी पहले तो उसकी हालत ही बदल जाती है, यानी न्यू नॉलेज, और पहले उसकी चेंज होती है हालत, वो पेरीपिटी से क्या कहाँ पे चला जाता है, यानी पेरीपिटी आती है तो वो न्यू रिवर्सल ऑफ सिचुएशन बनती है, और साथ ही हम क्या देखते हैं कि वो एक किंग से फकीर बन जाता है, और फिर वो बड़ी सियानी सियानी बातें करता है। अगर लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा हो तो वो न्यू नॉलेज जब उसके पास आता है कि यानी वो चीज़ें कहता है आंखों जिनको तुम नहीं, जो तुम्हारे सामने फिरते रहे और तुमने उनको नहीं पहचाना, अब तुम कभी लाइट को नहीं देख पाओगी, वो अपनी आंखें फोड़ लेता है। तो ये जो न्यू नॉलेज है ये कहाँ से आया, जब ये दोनों चीज़ें उसने अंदर उसके शामिल की है, एनेग्नोसिस और पेरीपिटी उसने दोनों उसके अंदर शामिल किया। The art of tragedy aims itself at the audience, discussed with reference to the Aristotle poetic. Aristotle poetic के रेफरेंस के साथ आपने साबित करना है कि ट्रेजेडी एम किस पे करती है, ऑडियंस के ऊपर। हाँ जी, अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी है वो क्या करती है, उसका मेन कॉज क्या होता है, पिटी क्रिएट करना, ठीक है, फियर क्रिएट करना ऑडियंस के अंदर, इमोशंस जो है उनको इन्वोक करना, और फिर उसने कहा था कि उनका कथारसिस भी होना चाहिए, यानी जो इंसान के अंदर बहुत सारी इमोशन इकट्ठी हो जाती हैं, वो अगर वो एक्सप्रेस हो जाएं, एक्सप्रेस्ड हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, कथारसिस हो जाता है। इसको कहते हैं कथारसिस के उसने 3 मानी लिए थे, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, परगेशन, यानी तीनों जो हैं वो एक दूसरे से नज़दीक हैं। ये जो है ना कथारसिस, इसका मनी जो है खो गया था, यानी ये उसकी जो लिखी हुई टेक्स्ट थी, अरिस्टोटल ने जो स्पेशल लिखी थी ट्रेजेडी के लिए, उसमें ये जो चैप्टर है ये खो गया था। तो फिर क्या किया, उसके दूसरे जो दीगर वर्क थे इसके अरिस्टोटल के, वो इकट्ठे किए गए, तो उनसे फिर ये 3 मानी डिराइव हुए, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, परगेशन। इन सारों का मतलब यही है कि परगेट करना, ठीक है, कथारसिस करना, अपनी फीलिंग का फीलिंग को शेयर करके सुकून महसूस करना, क्लियर हो जाना, वो सारे मानी कथारसिस में आते हैं, ठीक है। यानी ये चैप्टर वैसे खो गया, ये फिर क्रिटिक्स ने अपने पास से इसके मानी बनाए हैं, प्योरिफिकेशन। तो ये जब एक एक ड्रामा जो है वो प्ले करने का, ट्रेजेडी अरिस्टोटल का जो ड्रामा है वो ऑडियंस के सामने क्यों प्ले किया जाता है, कि वो पिटी फियर क्रिएट हो, वो क्या वो रोएं, और वो इमोशंस जो हैं वो पैशन फीलिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, वो उससे लर्न करें, और जैसे ही जो हीरो जो है वो मतलब उससे कुछ ऐसा हो जाए जो उसमें जो उसे अनकॉन्शियसली हो जाए,
जो मिस्टेकनली उससे कुछ हो जाए गलती, और उस गलती के ऊपर फिर पिटी फियर क्रिएट, यानी ये मेन कॉज होता था अरिस्टोटल का। और आज भी अरिस्टोटेलियन जो टेक्निक के ऊपर ड्रामा बनाए जाते हैं, उनका मेन मकसद ये होता है। ये तो बाद में बर्टोल्ट ब्रैकेट और इस तरह के नए जो राइटर हैं वो आगे, तो उन्होंने बहुत सारी नई फिलासफी दे दी, जैसे एडवर्ड बॉन्ड है, ठीक है, हेनरी कैप्सन है। उसके बाद हमारा जो बर्टोल्ट ब्रैकेट, हमारा एक प्ले राइट था। तो इस तरह के प्ले राइट जब आए तो उन्होंने कुछ चेंजिंग कर दिया। उसने कहा यार ये इस तरह तो लोग जो है लर्न नहीं कर रहे। तो बल्कि उस वक्त में क्या था, अरिस्टोटल का कंसेप्ट मेन क्या होता था कि ऑडियंस के अंदर क्या क्रिएट करना, एम क्या होता है। हमने यहाँ पे देखे थीसिस स्टेटमेंट समझनी है सबसे पहले कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। इसको गौर से एक दफा समझ ना आए तो दो दफा समझो, लेकिन लिखना वही है जो वो पूछ रहा है। क्या कहता है, द आर्ट ऑफ द ट्रेजेडी एम, क्या मकसद होता है ट्रेजेडी के आर्ट का, इट्स सेल्फ एट द ऑडियंस, के उसका मकसद के ऑडियंस के ऊपर होता है, ऑडियंस जो उसका सेंटर होता है। एंड डिस्कस विद रेफरेंस टू द अरिस्टोटल्स पोएटिक, अरिस्टोटल पोएटिक के अंदर क्या बताता है कि ऑडियंस जो है वो इसको वॉच करते हैं और वो पिटी फियर क्रिएट करता है, और लोग जो है रिफाइंड हो जाते हैं, जो पहले जैसे नहीं रहते। जब वो पूरा ये सीन देखते हैं और वो क्या कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो लेसन भी इससे लर्न करते हैं। तो जैसे कहता है ना कि पोएट मेयर कॉपी नहीं है, पोएट्री क्या है, मेयर कॉपी नहीं है, बल्कि क्या करती है, एक लेसन भी टीच करती है। और फिर क्या करती है, उसने कहा कि पोएट जो है वो पोएटिक ट्रूथ बताता है। ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर, डिस्कस पोएटिक ट्रूथ। सो व्हाट इज पोएटिक ट्रूथ, अगर वो पूछ लें तो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। पोएटिक ट्रूथ का मतलब ये है कि एक पोएट अपनी दुनिया खुद बना लेता है, और वो कॉज और इफेक्ट और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता हुआ ये बताता है कि क्या गुड है क्या बैड, गुड को क्या रिवार्ड देना है, बैड को क्या सिला देना है, ये वो फैसला कर लेता है। और एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन बना के वो एंड करता है बात, ठीक है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे मामला ऐसे हो जाते हैं कि कोई बहुत अच्छा इंसान होता है तो उसके साथ बुरा हो जाता है। जबकि जब एक पोइटिक ट्रूथ बयान किया जाता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी होती है एक राइटर के पास, एक पोएट के पास। पहले पोएट और ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट सारे एक ही होते थे, ये तो बाद में डिफरेंशिएट एक लिटरेरी जोनरा एक लगा से बन गया पोएट्री और ड्रामा। बल्कि पहले तो इवन के क्लासिकल एज तक पोएट और एक ड्रामेटिस्ट को एक ही समझा जाता। शेक्सपियर की एज में पोएट और ड्रामेटिस्ट एक होते थे, ब्लैंक वर्स में लिखते थे, ठीक है। वो एम्बिक पेंटामीटर यूज करते थे। आपने देखा कि क्लासिकल एज में पॉप ने क्या हीरोइक कॉपलेट में लिख रहा है, और वो क्लासिकल नॉर्म्स और रूल को फॉलो करके लिख रहा है। लेकिन कहता है कि पोइट्री का एम क्या होता है, ट्रेजेडी का एम क्या होता है, कि वो ऑडियंस को टारगेट करता है, ऑडियंस को रिफाइन करता है, ऑडियंस को टीच करता है, ऑडियंस को अच्छा बनाता है। ऑडियंस जो है वो उसको देख के पिटी फियर क्रिएट करते हैं और ये सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और इससे हम लेसन हासिल करेंगे। और एक पोएट के पास आइडियल पोएटिक ट्रुथ भी होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता हुआ गुड बैड को evaluate करके आखिर में आइडियल सिचुएशन पे खत्म कर सकता है। दिस इज ओनली इन द हैंड ऑफ द poet. A poet is having a poetic truth. He has the ability of the poetic truth. He can carve out his own word, he can craft his own word, he can draft his own word, he can write, he can create, he can even infuse the poetic truth and involve good bad, and ultimately by following the law of probability give goodness to the good and destruction to the evil. Evil को डिस्ट्रॉय कर सकता है और गुड को रिवार्ड कर सकता है। और पोएटिक जो है, ट्रेजेडी जो है, उसका एम होता है ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस को टीच करना, डिलाइट देना, उन्हें लेसन देना, उन्हें मोरालिटी सिखाना, डिडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर लेना। तो ये सारे मेथड थे इसके ट्रेजेडी के, इसके जरिए हम ये अचीव कर सकते हैं मेथड। मेन मकसद क्या होता है, ऑडियंस को टीच करना, उनको अम्यूज करना, उनको एंटरटेन करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, टीच करना, आइडियल सिचुएशन दिखाना, और वो पिटी फियर क्रिएट करना, और वो कहें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे। ये लेसन भी लर्न करके जाते हैं। एक्सप्लेन रेमंड विलियम explain Raymond Williams' reading of the 18th and the 19th century tragic theory। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसको लिख के भेजूंगा, तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा।
इन बर्टोल्ट ब्रैकेट द रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, यानी ये दोनों सेम ही है वैसे क्वेश्चन। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी हैज़ मैनी मोटिव्स एंड टास्क मैनी फॉर्म्स एक्सप्लेन। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। 18 और 19 सेंचुरी में जो ट्रेजिक थ्योरी है वो क्या है, और उसके बारे में वो कहता है जी इसका क्या कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ इसके बारे में ये लिखना है कि बेसिकली एक है एरिस्टोटेलियन मेथड, ड्रामा का दो ही मेथड है ना, और एक है बर्टोल्ट ब्रैकेट का कंसेप्ट। इसमें क्या कहता है कि पिटी फिगर क्रिएट हो, रोते हुए घर जाएं और कुछ भी नहीं लर्न करके जाएं, पैशन और फीलिंग के साथ क्या हो, और जो राइटर है वो उनकी पैशन फीलिंग के साथ खेले और उनको अपनी तरफ से रैशनल थिंकर ना बनाए। अब ये कंसेप्ट जो है, जो 1918 सेंचुरी का जो पोएट का ट्रेजेडी का कंसेप्ट है, इसमें क्या, इसमें साथ साथ गाइड किया जाए, साथ साथ दिखाया जाए, और उनको अलिनिएशन, डिस्टेंसिंग और बर्टोल्ट ब्रैकेट के जितने भी कंसेप्ट हैं, एक डिस्टेंसिंग टेक्निक, एक वो रैशनलिज्म के ज़रिए बताया जाए, उन्हें रैशनल थिंकर बताया जाए, क्रिटिकल नॉलेज दिया जाए, डिटेक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, इमोशन पैशन में ना उछाला जाए, उनको उसमें ना फंसाया जाए, और बल्कि उनको एक रैशनल थिंकर बनाया जाए और वाज़े सामने बताया जाए भाई ये हम परफॉर्म कर रहे हैं ड्रामा, और ये हम सारे करैक्टर हैं और ये चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं। वो रोए और वो कहते हैं कि बर्टोल्ट ब्रैकेट कहते हैं कि अगर वो करैक्टर हंसे तो ये जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, यानी ये रोए तो ये साथ रोए नहीं, बल्कि ये इंजॉय करे, ये तो करैक्टर ही कर रहे हैं, यानी यहाँ बैठा जो सामने ऑडियंस है वो इसके रोने पे रोए नहीं और इसके हंसने पे वो हंसे नहीं, बल्कि वो जस्ट मेयर यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के बैठा रहे और इसको देखे। ये मेन डिफरेंस है वैसे इन दोनों के कंसेप्ट का। तो आपने इनको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, बर्टोल्ट ब्रैकेट के कंसेप्ट। उसके बाद व्हाट आर द सम ऑफ द assumptions ऑफ द क्लासिकल रियलिज्म दैट द न्यू क्रिटिसिज्म्स अटेम्प्ट टू चैलेंज। ठीक है जी, न्यू क्रिटिसिज्म जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। न्यू क्रिटिसिज्म को मैंने बताया था कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो कहता है कि एक पोइम जो है उसकी क्लोज्ड स्टडी हो, ठीक है, पोएम इटसेल्फ अपने अंदर इतना कुछ रखती है, पैराडॉक्स रखती है, सिमिलीज रखती है, मेटाफर्स होते हैं उसके अंदर, उसका अपना यानी स्टाइल होता है पोएट का, ठीक है, टोन होती है, बात करने का अंदाज होता है, वो इटसेल्फ इतना नॉलेज रखता है कि आपको उसके बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उस बंदे की पोएट की लाइफ अलहदा से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्लोज स्टडी करो और इसी के अंदर से ये फाइंड आउट करके उसको वैल्यूएट करें। ये न्यू क्रिटिसिज्म का वैसे उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये नीचे आए, ये है क्वेश्चन आया हुआ, क्रिटिकली अप्रिशिएट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें से एक को क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है, राइटर का वर्क है, और क्रिटिकल अप्रिशिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, ठीक है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिखनी है। फिर आपने बताना है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने बताना है कि मतलब उसका थीम क्या है, उसकी फिर आपने समरी लिखनी है, जो शॉर्ट उसकी समरी बनती है। आप एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर राइमिंग स्कीम क्या है, ये भी साथ वाज़े करें, राइमिंग स्कीम क्या है, स्टाइल क्या है राइटर का, ठीक है, और बैकग्राउंड और सारा ये पहले आपने दे देना है, फिर उसके थीम बताने हैं, राइमिंग स्कीम भी बतानी है और शॉर्ट समरी नीचे लिख देनी है। ये आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो जाएगी। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू पीपल कैन डू वेरी इजीली। मैंने उस दिन भी आपको आज फिर 2 पॉइंट करवाऊंगा और इसीलिए आज मैंने आपको बेसिकली कॉल। सर हेलो जी जी सर, ये जो फ्रंट नोट्स पे इन्होंने दी हुई है हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन पॉइंट्स की, वो हम लोग कर सकते हैं, वो ठीक है? बिल्कुल पढ़ लें वो, उसमें भी ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी।
वो तो एक आपको मॉडल दिया गया ना, ये नहीं कि एग्जैक्ट आपने उसको ही फॉलो करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो बुक्स में लिखा होता है वो कोई हदीस नहीं होता, वो भी उन्होंने इस नट से ही उठा उठा के इकट्ठी की होती है चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिंपली क्या करना है कि उसका बैकग्राउंड लिख देना है, इन्फॉर्मेशन जो राइटर के मतलब है, यानी उसने क्यों लिखा। अभी मैं आपके सामने 2 पॉइंट्स जो हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले तो उसकी मैं ट्रांसलेशन भी करूंगा, साथ क्रिटिकली एनालाइज कर दूंगा। तो आपने उसको जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिख, ठीक है। उसके बाद उसके थीम और राइमिंग स्कीम निकाल, उसके बाद उसकी शॉर्ट समरी नीचे लिख, और उसमें बता दें कि इसके अंदर ये मेटाफर है, ये सिम्बली है, ये। जब उसको आप लिखेंगे क्रिटिकल समरी नीचे छोटी सी लिखेंगे, उसके अंदर फिर बताएं कि यहाँ पे उसने मेटाफर यूज़ किया है, यहाँ पे एसोनेंस यूज़ किया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंस यूज़ किया है, इस तरह की चीज़ें निकाल निकाल के बताएंगे। दैट इज़ व्हाट द क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म आपको कोई इतनी ज़्यादा कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये नहीं कहता कि आप राइटर की बायोग्राफी लिखें। नो, वी डोंट नीड टू गो फॉर द बायोग्राफी, जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखें, इट विल बी इनफ। अब यहाँ पे देखिएगा 2 हैं। एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है कि मैंने अपनी बिलवड का नाम वेव्स पे, यानी वो सी शोर के ऊपर लिखा, तो एक लहर आई उसने उसको मिटा दिया। फिर लिखा, फिर एक वायलेंट अंदाज से उसने मिटा दिया। फिर मेरी महबूबा कहती है, मेरी बिलवड कहती है कि इमोर्टल चीज का नाम लिखते हो, इमोर्टल मैं भी हूं, तो इसने तो इमोर्टल होना है। तो वो आगे से कहता है, तुम यानी बहुत हसी हो, तुम्हारा नाम जो है वो मेरी पोएट्री में हमेशा जिंदा रहेगा। इसी तरह की शेक्सपियर ने भी पोइम्स लिखी है, कि मैंने कहा था, वो कहता है मैं अपने आर्ट, पोएटिक आर्ट के जरिए तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा। तो पोएट अक्सर अपनी बिलवड को क्रेडिट देते रहते हैं, उसमें एडमंड स्पेंसर भी है। अब एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड, अब जब तक आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप कंफ्यूज रहोगे। एक राइटर था पिट्रार्क, ये सारा सिलसिला वहां से चला है। पिट्रार्क जो है ये एक रेनेसेंस एज का इटालियन पोएट है। इटली में 14th सेंचुरी में रेनेसेंस आ गया था। हर कंट्री में डिफरेंट लेवल पे आया ना रेनेसेंस। पहले वो यानी जैसे इंग्लैंड में आया, फिर फ्रांस में आया, फ्रांस सबसे पहले यानी इटली में आया, उससे फ्रांस में आया, फ्रांस से इंग्लैंड में आया, फिर पूरे यूरोप में आया। यानी राउंड अबाउट 15th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड जो है, 15th सेंचुरी से कहते हैं कि 17th सेंचुरी तक इंग्लैंड के अंदर पीरियड। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने लगा हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा, ये ना सीरीज में लिखते थे, कलेक्शन के अंदर पोएम्स लिखते थे अपनी बिलवड के अंदर। मिसाल के तौर 150 सोनेट, 154 सोनेट किसने लिखी है? शेक्सपियर ने अपनी बिलवड के लिए, और अपने कोई यूथ था, उसका फ्रेंड था, उसके लिए 154 सोनेट। 100 लिखी हैं फिलिप सिडनी ने, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, मैंने नाम बताया था ना आपको, फिलिप सिडनी ने। अच्छा, ये ऐसे स्टाइल में लिखते थे। सबसे पहले पेट्रार्क ने लिखी। अब पेट्रार्क की जो बिलवड थी वो उसको, उसके लिए यानी वो उससे प्यार करता था, उसका नाम था लौरा। लौरा नामी एक लड़की थी, उससे प्यार करता था, वो उसे नहीं मिली, तो उसकी मोहब्बत में पेट्रार्क जो है वो उसकी सोनेट लिखता और बड़ी दिल की बातें लिखता। यहाँ से पेट्रार्क से ये सोनेट जो है आई कौन लेकर आए? वाइट और सरे जो है वो इंग्लैंड में ले आए। वाइट एंड सरे दोनों दोस्त थे, ये ट्रांसलेट करते थे पेट्रार्क को। ये भी सीरीज में अपनी बिलवड को लिखते थे। अभी हम इसकी भी एक पॉइंट पढ़ेंगे। अब ये सबसे पहले पेट्रार्क, पेट्रार्क से वाइट सरे, ठीक है। वाइट सरे से जरा आगे आ जाएं तो फिलिप सिडनी के पास आ गई, फिलिप सिडनी से आगे आ जाए तो एडमंड स्पेंसर के पास आ गई, एडमंड स्पेंसर से आगे आ जाए तो शेक्सपियर के पास आ गई। यानी ये ऐसे चलती आ रही है। स्टार्ट कहाँ से? पेट्रार्क से हुई, वहां से वाइट सरे ले आए, इंग्लैंड में आ गई, इंग्लैंड में जनाब वो फिलिप सिडनी आ गया, शेक्सपियर आ गया, एडमंड स्पेंसर आ गया। यानी ये सारे एलिजाबेथन पोएट्स हैं। ट्यूडर गवर्नमेंट जो थी ना इंग्लैंड के अंदर, एक खानदान था, ट्यूडर गवर्नमेंट उसको कहते हैं, ट्यूडर डायनेस्टी। इंग्लैंड में जब वाइट सरे मौजूद थे तो वहां पे जो हेनरी थ्री था किंग, हेनरी थ्री एक किंग था, हेनरी फोर, हेनरी फोर एक किंग था। तो हेनरी फोर जो है
हेनरी फोर ने 4 शादियां की। पहली शादी की, दूसरी की, मुझे बेटा चाहिए था, नहीं मिला। दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। इवन के ये रोमन कैथोलिक चर्च के साथ लड़ भी पड़ा था, ये कत्ल कर देता था, उसकी एग्जीक्यूशन कर देता, यानी कोई इसकी वाइफ जो है उसका किसी का ऐसा अफेयर होता तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देता। अब जो हेनरी की जो वाइफ थी, एन बोलन, क्या नाम था? एन बोलन जो उसकी वाइफ थी, वो बिलवर्ड थी। पहले वो प्यार करती थी वाइट से, यानी वो वाइट से प्यार करती थी। वाइट उसका लवर था और वो उससे प्यार करता था, लेकिन वो बाद में बदल गई, उसने शादी कर ली हेनरी फोर से। हेनरी फोर यानी एक बादशाह था और उसने बादशाह से शादी कर ली। अब वाइट जो है उसकी मोहब्बत में, पहले वो उससे प्यार करता था, उससे मिलने आती है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते और बड़ा अच्छा। हेनरी फोर ने यानी हेनरी फोर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उस एन बोलन को। और उसी से पैदा होती है एलिजाबेथ। कौन पैदा होती है? जो मलका एलिजाबेथ है, पहली जो एलिजाबेथ वन है। एलिजाबेथ वन जो है उसका रीन जो है, उसने अच्छी खासी हुकूमत की है। एलिजाबेथन ये रेनेसेंस एज के अंदर ही आई थी और इसका एक इसकी एज है, इसने बहुत वर्क किया था लिटरेचर में। अब ये बेटी थी हेनरी फोर की और एन बोलन की ये बेटी थी, और इसकी मदर से मोहब्बत करता था वाइट, और वाइट जो है उसके साथ इनलेजिटिमेट रिलेशन बढ़ाना चाहता है अब भी, लेकिन वो कहती है मुझे टच मत करना, मैं अब बहुत खतरनाक बंदे की बीवी। अभी हम पढ़ेंगे हूसो लिस्ट टू हंट, उसमें पढ़ेंगे तो वही कहेगी। अब देखिए मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया, इसको लिखना आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि अभी जो इसके बाद पोएम पढ़ेंगे ये एक सीरीज में लिखते थे, यानी पेट्रार्क से ये सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ से वाइट सरे के पास आया, वो ट्रांसलेट करते रहे, वहाँ से ये फिलिप सिडनी ने फिर यानी 100 पोएम्स लिखी अपनी बिलवर के लिए। उसमें वो अपनी बिलवर को एड्रेस करता है एस्ट्रोफल। एस्ट्रोफल जो है वो स्टेला को एड्रेस करता है। एस्ट्रोफिल किसको एड्रेस करता है? स्टेला को, उसकी बिलवर ये थी। और शेक्सपियर जो है वो भी अपनी बिलवर को एड्रेस करता है, हमने देखा। यानी ये एक सिलसिला चला आ रहा है। पेट्रार्क जो है वो भी अपनी बिलवर को एड्रेस करता है, ठीक है। फिलिप सिडनी जो है वो भी अपनी बिलवर को एड्रेस कर रहा है। एस्ट्रोफिल जो है, एस्ट्रोफिल मेल होता है और स्टेला फीमेल होती है। इसके अंदर ये जो वाइट सरे है, यानी वाइट जो है अपनी एन बोलन को उसको एड्रेस करता है। शेक्सपियर अपनी, एडमंड स्पेंसर अपनी। अभी ये बताता हूँ मैं इसके बारे में, एडमंड स्पेंसर। यानी ये सिलसिला एक चला आ रहा था, इसका बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं। एडमंड स्पेंसर पोएट है, और एडमंड स्पेंसर वाज अ इंग्लिश पोएट एंड बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वींस। आपने फेरी क्वीन अगर नहीं पढ़ी हुई तो ये आई थिंक सरगोदा यूनिवर्सिटी के कोर्स में। An epic poem, fantastical allegory, celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I का जो पीरियड था, मैंने अभी बताया ना एलिजाबेथ का बैकग्राउंड। इज रिकग्नाइज, यानी एक नाइट है और वो किसकी हिफाजत कर रहा है? अपनी रानी की, क्वीन की, ठीक। ये क्वीन और यानी प्रिंसेस इस तरह की, और नाइट की स्टोरी होती है। नाइट जो है वो अपनी रानी की हिफाजत करता है, लड़ता है। एक एलिगरी इसने लिखी थी। इज रिकग्नाइज एज द प्रीमियर्स the premiers craftsmen of the nascent modern English words, and often considered one of the greatest poet in English language। पैदा हुआ है 1552 में और 1599 में इसकी डेथ हुई है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। जरा जो मैंने अभी बताया कि 15वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं तक क्या था? रेनेसेंस था उसके इंग्लैंड के अंदर। तो ये किस चीज का पोएट है, किस एज का पोएट बन रहा है? रेनेसेंस एज। तो रेनेसेंस एज में क्या हुआ था? रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ था, रिवाइवल ऑफ नॉलेज हुआ था, न्यू एक्सपेरिमेंट हुआ था नॉलेज का, ह्यूमनिज्म आ गया था, न्यू स्पिरिट आ गई थी, साइंटिफिक इंक्वायरी की, ऑब्जेक्टिविटी की, सेकुलर की, और इस तरह की एज थी, और उसमें मजहब को डिस्कार्ड किया गया। मुतासर था ओविडियन पोएट से, ओविड से मुतासर था, जेफरी चौसर से मुतासर था, फिलिप सिडनी से मुतासर था, वर्जिल से मुतासर था। यानी ये सारे पोएट्स जो हैं इनसे ये मुतासर था। नाम है एडमंड स्पेंसर। मुतासर किस किस से है ये लिख लें। यानी ये सिडनी से, सिडनी इसका मतलब है कि सिडनी इससे पहले लिखता रहा है। मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कहाँ किसके पास थी? पेट्रार्क के पास पोइट्री, वाइट सरे के पास आई, सिडनी के पास आई, उसके बाद
यानी ये इससे मुतासर है तो एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, मार्लो, इस तरह के जो पोइट्स हैं ये सारे जो हैं इस तरह ये बढ़ती कंसेप्ट जो है वो पेट्रार्क ने दिया, स्पेशली पोइट्री का। अच्छा, इसकी पोएम है ये, इसकी एक बिलवर्ड थी एमरोटी। एमरोटी इसकी बिलवर्ड है और इसने कलेक्शन में पोएम लिखी हैं अपनी बिलवर्ड के लिए। अपनी बिलवर्ड को ट्रिब्यूट देता है कि तेरी ब्यूटी जो है वो बहुत अजीम है। ये इसका राइमिंग स्कीम है, ये आपने नोट कर लेना है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड होता है बीच। एक दिन मैंने बीच के किनारे अपनी बिलवर्ड का नाम लिखा। बट कैम ही द वेव्स वाश्ड इट अवे। लेकिन एक बहुत बड़ी लहर जो आई उसने उसका नाम जो है वाश्ड कर दिया। अगेन आई रोट विद द सेकंड हैंड। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, दोबारा लिखा। बट कैम द टाइड एंड मेड फेन हिज फ्री। उसने ऐसे उसको खत्म किया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तबाह बर्बाद कर देता है, खा जाता है। वेन मैन सेड शी दैट डॉस्ट इन वेन ऐसे। तो कहता है कि मुझे आवाज आई कि तुम बेकार आदमी हो। उसने कहा दैट डॉस्ट इन वेन ऐसे। ऐसे का मतलब होता है कोशिश। ये जो तुम ट्राई कर रहे हो, ये जो तुम कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी बेकार है। अ मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। तुम एक मॉर्टल चीज को इमोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो। नेवर, यू कैन नेवर डू दैट। तुम, यू कैन नेवर डू दैट। तुम एक मॉर्टल चीज को इमोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम नहीं कर सकोगे। पर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डीके। और मैं तो बनी हूं किसके लिए? डके के लिए। यानी ये उसकी बिलवर्ड की आवाज आती है कि भाई तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम पागल शख्स हो, तुम बेकार शख्स हो, वेन मैन हो। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम mortal and I have to die and I am made for the decay. I have to be decayed. तो आगे कहता है and if my name be wiped out likewise। और जैसे मैं डिके होने वाली हूँ, मैं फना होने वाली हूँ, मैं मॉर्टल हूँ, इसी तरह मेरा नाम भी कहती है मॉर्टल है और वो वाइप आउट हो जाता है। नॉट सो। आगे पोएट जवाब देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो। नॉट, नॉट सो, ऐसा नहीं कहता। नॉट लाइक दैट। तुम ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। कोट आई, मैंने आगे से कहता जवाब दिया पोएट कहता है लेट बेसर थिंग डिवाइस टू डाई इन द डस्ट। चलो बुरी चीजों को, बेसर चीजों को, जो डीवैल्यूड चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, उनको कहता खत्म होने दो। डाई इन द डस्ट, उसे मट्टी और इस कहता डस्ट में तबाह बर्बाद होने दो, फिनिश होने दो। वो तो फिनिश हो, लेकिन तुम तो इतनी प्यारी हो, मैं ये चाहता हूं कि तेरा नाम हमेशा रहे। टू डाई इन द डस्ट, कि इनमें डस्ट में उसको मिलने दो बेसर चीजों को। बट यू शैल लिव बाय फेम, लेकिन तुम अपनी फेम से, अपने नाम से, अपने गुडनेस से, अपनी ब्यूटी से, अपनी खूबसूरती से, अपनी ग्रैंजर, ब्यूटी ऑफ ग्रैंजर से तुम हमेशा रहो। माई वर्स माई वर्च्यूज रेयर शैल इटरनाइज। मैं तुम्हें कहता है अपने वर्ष में, इसमें इटरनलाइज कर दूंगा, हमेशगी अता करूंगा, जैसे वो शेक्सपियर ने कहा। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यही कंसेप्ट शेक्सपियर, मैंने उसका लिंक भी सेंड कर दिया, वो भी सुन लीजिए। एंड इन द हेवन राइट योर ग्लोरियस नेम। और कहता है कि मैंने क्या किया, इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। और मैंने तुम्हारा नाम जो है आसमानों पे लिख दिया। यानी मैंने इस जगह पे लिख दिया कि ये कभी ये आर्ट का हिस्सा बन गया, ये कभी नहीं मिटेगा। आसमानों पे तुम्हारा नाम लिख दिया। Where Venice death shall all the world subdue, जिसके सामने सब मौत भी सबड्यू हो जाती है। Our love shall lives and all later life renew। हमारा प्यार जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा और लेटर लाइफ रिन्यू, और उसे लाइफ जो है वो फिर रिन्यू कर देगी, यानी उसे खुद हमेशगी अता करेगी जिंदगी। क्यों, किसकी तरह वजह से? मेरी पोएटिक आर्ट की वजह से, मेरी पोएट्री के थ्रू वो हमेशा रिन्यू रहेगा। इसकी ये राइमिंग स्कीम है। मैंने आपको बताया था पेट्रार्क जो है ऊपर प्रॉब्लम बताता है। ऊपर प्रॉब्लम कितनी लाइन में बताता था? 8 लाइन में इसका थीम, और 6 लाइन में इसने भी इसको फॉलो किया, गौर से देखिए। 6 लाइन में क्या बताता था उसका? सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ से कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से गिन लें। 3 लाइनें ये बन गई और 3 ये बन गई और 3 ये। ठीक है, तो ये 6 लाइन में अंदर उसने सोल्यूशन बताया। ऊपर उसने प्रॉब्लम रेज किया, लवर को साथ शामिल किया,
और इन लाइनों में 8 लाइनों में उसने क्या बताया, इस हिस्से को क्या कहते हैं, ओके, इसको क्या कहते हैं, सिस्टेट। तो ये कौन सा स्टाइल है, पेट्रार्कन, ये भी इसको फॉलो कर। होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, आप लिख लो वैसे ये आ जाए, लेट्स सपोज। इसको क्रिटिकली एनालाइज करना इतना मुश्किल नहीं है, इसमें फाइंड करें जहाँ जहाँ फिर अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि उसने कहीं पे एसोनेंस यूज़ किया, कॉन्सोनेंस यूज़ किया है, कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, देखिए ऐसे आपने पहले तो राइमिंग स्कीम ये मैंने लिख दी है सामने, इसको नोट कर लो, यानी ए बी और बी सी, 4 8 लाइनें बन गई। और यहाँ से गिन लें, सी डी कर दिया, ये दोनों राइम है, ठीक। जो राइम होती है उसको सेम ही लेटर से लिख देते हैं, यही लिखा हुआ। इसमें देख लें कि कहाँ पे मेटाफर आई है, कहाँ पे इसमें सिमिली है, कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, पोएट ने यूज़ की है। राइमिंग स्कीम मैंने समझा दिया है, पेट्रार्कन मॉडल है। तो बताएं ये कितना मुश्किल है, ये मुफ्त के नंबर है, इसमें थोड़ी सी कोशिश करके इंसान नंबर ले सकता है। एक और पोएम है, वो भी आपको करवा देता हूँ, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगी इंशाल्लाह। ये जो उसकी पोएम का नाम है 75 पोएम है उसकी, ये एडमंड स्पेंसर की लाइफ। थॉमस वाइट, सर थॉमस वाइट जो है ये हेनरी फोर्थ के दौर का है। हेनरी फोर्थ जो एलिजाबेथ का वालिद था, उसने 4 शादियां की थी, उसने अपनी अक्सर यानी सारी बीवियों को क्या कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया, कत्ल कर दिया था। और उसने कहा जब मैंने 4थी शादी करनी है तो उसने पॉप से इजाज़त मांगी, तो रोमन कैथोलिक पॉप ने उसे मना कर दिया, उसने अपना चर्च बना लिया। हेनरी फोर उसका नाम है, उस दौर में ये मौजूद था, और हेनरी फोर की वाइफ का ही ये आशिक था। अब हेनरी फोर तो खुद बड़ा जालिम था, तो अब हेनरी फोर से एन बोलन को लेना बहुत मुश्किल है। एन बोलन से ये मोहब्बत करता था, कोर्टियर था, रॉयल था ये भी, तो लेकिन उसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। हालांकि ये उससे डरता भी बहुत था, जैसे वो कहता है पोइम के अंदर के अब वो सीजर के कंट्रोल में है तो इसलिए वो दूर रहे के लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ही वॉज एग्जीक्यूटेड, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ये 1442 में पैदा हुआ है, और इसके बॉर्न यानी 1503 में पैदा हुआ है, और 1542 में इसकी डेथ हुई है, 11 अक्टूबर 1542 इसकी एज। और ये एज भी अगर गौर से देखें, मैंने बताया ये अपने माइंड में रखे, 15वीं सदी से लेके 17 तक का जो पीरियड है वो रेनेसेंस एज है, ये भी रेनेसेंस एज में आता है, ठीक है। तो जितनी डेवलपमेंट हुई है वो रेनेसेंस एज में थी, एज थी खास। लेट्स स्टडी, चलो इसको स्टडी करते हैं। Whoso lives to hunt, I know। अब वो बता रहा है कि जो शिकारी जो हैं, जो फीमेल डियर का शिकार करना चाहते हैं, उसे कहते हैं हिंड। हिंड किसको कहते हैं, फीमेल। अब हिंड यहाँ पे सिंबॉलिक है, ये बिलवर्ड के मानी में यूज है। वो जो लवर हैं जो हिंड का शिकार करना चाहते हैं, एक फीमेल हिंड का, उसकी गर्दन बड़ी प्यारी होती है हिंड की, तो उसको उसने कंपेयर किया एन बोलन से। कहता है कि जो हिंड का शिकार करना चाहते हैं, मैं कहता है कि ख़राब हुआ हूँ, मैंने बहुत सी एफर्ट किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी एफर्ट सारी ज़ाया हो गई, मैं वियर्ड कंडीशन में चला गया, मेरी सारी ट्रेवल्स जो हैं वो बिल्कुल नकारा हो गई, और मेरी एफर्ट कुछ भी फ्रूट नहीं लाई मेरे लिए। तो जो शिकारी जो शिकार करते थे